हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ अदर कंपोनेंट्स इस पूरी बटमेंट के, जो हमने प्रीवियस सेशंस में थोड़ा डिटेल में नहीं डिस्कस किए थे। और उनको डिस्कस करने का बेसिक पर्पस ये है कि एक बार हम उनकी डायमेंशनिंग जब कर लेंगे, उसके बाद ही हम उनकी वजह से जो भी वर्टिकल वेट बटमेंट के बॉटम पे या फुटिंग टॉप पे आएगा वो कंप्यूट कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज इस सेशन से। उससे पहले मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, जिसमें मैंने कल जो भी या लास्ट सेशन में जो भी हमने लेवल्स कंप्यूट किए थे उसको यहाँ पे एक अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर दिया है। आप देख सकते हो ये एफआरएल है, ये बेरिंग टॉप लेवल है, और ये सारे लेवल्स कैसे आए थे इस पे हमने डिटेल डिस्कशन की थी लास्ट सेशन में। तो अभी हम फोकस करने वाले हैं बेसिकली हाउ टू कंप्यूट दिस डायमेंशन। ऑलराइट, तो अभी हम फोकस करने वाले हैं हाउ टू डिटरमिन व्हाट वुड बी दिस डायमेंशन एंड ये हाइट्स क्या होंगी, और ये टोटल एक कैप की डेप्थ क्या आने वाली है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको पता होना चाहिए कि ये डायमेंशंस कैसे आती हैं। उसके लिए मैं पहले एक कुछ स्टेम की थिकनेस, टोटल थिकनेस जिसको अभी 800 हम अज्यूम करेंगे इन पूरे अपकमिंग सेशंस में भी, वो एक अजम्पशन मैं कर रहा हूँ ताकि स्टेम की टोटल थिकनेस 800 रहे। इसके बेसिस पे, क्योंकि हमने बेरिंग सेंटर जो है वो स्टेम सेंटर से कोइंसाइड किया हुआ है, सेम रखा हुआ है, तो हाफ डायमेंशन जो होगी वो हो जाएगी 800/2। दिस विल बिकम 400। तो अगर किसी तरीके से मैं इस सेंटर लोकेशन से डर्ट वॉल के एंड तक आ जाऊं और उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं 400 को, लेट्स से अगर मैं ये एक्स कंप्यूट कर लेता हूं और एक्स में से अगर मैं 400 को सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं, तो मेरे पास ये वाली डिस्टेंस आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और मैं अभी आपको बताता हूँ कि ये कैसे होगा। जनरली क्या होता है, एक्सपेंशन जॉइंट्स और बेरिंग सेंटर्स के बीच में एक स्पेसिफिक डिस्टेंस हम प्रोवाइड करते हैं। अगर मैं आपको वो इमेज दिखाऊं जिसके बेसिस पे हम सारी चीजें प्रोसीड कर रहे हैं, तो अगर आप यहाँ नोट करोगे, लेट मी इनसर्कल इट, तो ये जो 750 का आप सेंटर लाइन ऑफ बेरिंग एंड सेंटर लाइन ऑफ एक्सपेंशन जॉइंट के बीच का डिस्टेंस देख रहे हो, इसको यूज करके हम एक्चुअली हॉर्न्स की ये वाले डायमेंशन कंप्यूट करने वाले हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे हो कि 16 मीटर्स का टोटल स्पैन है, बट सेंटर टू सेंटर ऑफ एक्सपेंशन जॉइंट, और 14.5 मीटर्स का सेंटर टू सेंटर बेरिंग जॉइंट है। तो पहली चीज ये है कि ये 750 होगा, 1000 होगा, या 100 या 1200 होगा, क्या होगा, ये चीज हमें बतानी है, और ये किस पे डिपेंड करती है वो अभी हम डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए मैं वापस से साइड पे आता हूँ। तो कुछ नहीं होता यार, अगर आपके पास एक आरसीसी गर्डर है जो आप या तो प्री कास्ट करके प्लेस कर रहे हो अपने अबटमेंट्स पे, या अबटमेंट के ऊपर ही डायरेक्टली कास्टिंग कर रहे हो, तो उसके लिए जो बेरिंग सेंटर या बेरिंग एंड एक्सपेंशन सेंटर्स के बीच का जो भी डिस्टेंस होता है उसकी रेंज होती है लगभग 500 से 800 के बीच। एंड ये डिपेंड करती है कि आपका गर्डर कितना बाहर प्रोजेक्ट करेगा बेरिंग से, क्योंकि गर्डर हमेशा बेरिंग से कुछ डिस्टेंस तक आगे प्रोजेक्ट करता है यहाँ तक, और फिर इसके आगे डेक स्लैब भी आती है जिसके यहाँ पे रिसेस होता है, जहाँ पे एक्सपेंशन जॉइंट या एक्सपेंशन, किस तरह का एक्सपेंशन जॉइंट है, स्ट्रिप एंड सील टाइप है या ओपन एक्सपेंशन जॉइंट है, वो सारी चीजें यहाँ प्लेस होती हैं इस छोटे से रिसेस में। और ये जनरली 230 mm के अराउंड होता है, बट मैन्युफैक्चरल डिटेल्स के अकॉर्डिंग इसको हम ले सकते हैं। तो उससे ज्यादा कंसर्न नहीं है, हमारा मेन कंसर्न है कि बेरिंग और एक्सपेंशन जॉइंट का जो डिस्टेंस हमारे इस केस में जो 750 है वो कैसे आता है। तो आरसीसी गर्डर्स के लिए 500 टू 800 बहुत ही सफिशियंट रहता है। अब पीएससी गर्डर्स जब आ जाते हैं, तो इसमें ना ये डिस्टेंस हमें थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है, एटलीस्ट 1000, या 1000 से 1200 भी आप कर सकते हो। इसके पीछे का रीजन ये है, जब भी एक पीएससी गर्डर आप सुपरस्ट्रक्चर पे रखते हो और उसकी फिर पोस्ट टेंशनिंग करते हो, तो तो डेक स्लैब, सॉरी डर्ट वॉल और यहाँ गर्डर्स के बीच में जैकिंग एक्शंस को इंश्योर करने के लिए हमें ये ज्यादा डिस्टेंस देना पड़ता है। सो फॉर जैकिंग पर्पस
हमें ज्यादा डिस्टेंस अवेलेबल चाहिए होता है। इस वजह से ये जो एक्सपेंशन जॉइंट और बेयरिंग जॉइंट की जो सेंटर लाइन आती है, इसकी रेंज हमें जनरली आरसीसी गर्डर से थोड़ी ज्यादा रखनी पड़ती है। अब अगर आपका पीएससी गर्डर ग्राउंड पे ही कास्ट हो रखा है, ग्राउंड पे ही पूरी पोस्ट टेंशनिंग हो गई है, आपने जस्ट सिंपली उसको रखा है, तो इन दैट केस ऑल्सो ये हम स्टिल थोड़ा प्रोवाइड करते हैं, सो दैट फ्यूचर में अगर हमें टेंडेंस को जैकअप करना पड़े, क्योंकि काफी टाइम पे ना डमी टेंडेंस भी दिए होते हैं, तो फ्यूचर चेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम ये प्रोविजन रखते हैं कि यार इजीली जैकिंग प्रोसेसेस हो सके, तो इस वजह से एक्सपेंशन जॉइंट और बेयरिंग जॉइंट के बीच में डिस्टेंस ये बढ़ा देते हैं। बट हमारे इस केस में, अभी मैं इसको सबको डिलीट कर देता हूँ, हमारे इस केस में ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है 750 mm, और ये याद रखना है कि ये डिस्टेंस 750 जो है, ये बेरिंग सेंटर से एक्सपेंशन सेंटर तक है, बेरिंग टू एक्सपेंशन एंड सेंटर लाइन तक। नाउ द थिंग इज, ये एक्सपेंशन अभी जो मैं यहाँ रेड से हाईलाइट करूंगा, ये यहाँ पे कहीं पड़ा होगा एक्सपेंशन जॉइंट जिसको आप कहते हो, और इसकी कुछ विड्थ होती है। जनरली ये 40 mm 50 mm तक जाती है, और हम अभी इस केस में ले रहे हैं 40 mm। ओके, तो अब आपको कुछ भी नहीं करना है, कि इस बेरिंग सेंटर से एक्सपेंशन सेंटर का जो डिस्टेंस आने वाला है वो है 750। एंड इसको अगर मैं यहाँ प्लॉट करूँ तो मैं इसके सेंटर पे आता हूँ, ठीक है, ये, तो ये डिस्टेंस 750 है जो हमने अभी पूरा डिस्कशन किया उसके बेसिस पे। और हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो एक्सपेंशन गैप है उसकी विड्थ 40 mm है। तो व्हाट डज दैट मीन, अगर इसे थोड़ा और जूम किया जाए और थोड़ा सा साइड पे, तो एक्चुअली आपके पास 750 ये है, और जो ये छोटा सा पोर्शन रह जाएगा ये कितना होगा, ये होगा 40/2। ठीक है, तो आप डर्ट वॉल के एज तक आने के लिए आपका जो डिस्टेंस हो जाएगा दैट विल बिकम 750 प्लस 40/2, विच विल बी 770, क्योंकि 20 प्लस 750 770 हो जाएगा। और आपको ये पता ही है कि हमने डर्ट वॉल की थिकनेस अज्यूम की है 300 mm। अब ये कैसे आती है, ये डर्ट वॉल के डिजाइन पे बेस्ड होती है। 300 एटलीस्ट हम देना चाहेंगे, क्योंकि हमारी डर्ट वॉल यहाँ 2 मीटर्स थिक है, और अर्थ प्रेशर के लिए ये डिजाइन भी होगी, ब्रेकिंग फोर्स भी हम इस पे कंसिडर करेंगे टॉप पे, तो 300 हम अभी के लिए अज्यूम कर रहे हैं। अगर ये कम पड़ेगी इन फ्यूचर, जब हम एनालिसिस के फोर्सेस निकालने के बाद ये देखेंगे, तो फिर हम इसे बढ़ा सकते हैं। ओके, बट फॉर द टाइम बिंग लेट अस टेक दिस एज 300। तो इसमें अगर आप 300 और ऐड कर दो तो दिस विल बिकम 0701, so 1070 mm। तो नाउ वी आर एट दिस पोजीशन, सेंटर लाइन से ये डिस्टेंस हो गया है 1070। एंड कि ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, स्टेम की थिकनेस का हाफ, जो कि 400 है। तो यू कैन इजीली कंप्यूट दिस डिस्टेंस, आपको बस सब्ट्रैक्ट करना है। तो 1070 माइनस 400, ये आना चाहिए आपका 670 के करीब। ओके, तो आप देखो ये डायमेंशन हमने निकाल ली। तो मेन पर्पस अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे, इस हॉर्न्स को निकालने का पर्पस क्या है, क्योंकि हमें टोटल कैप का वेट भी निकालना है, और वो तभी होगा ना जब डायमेंशनिंग सारी सही से होगी। तो इस सब को ध्यान में रख के मैं अगर थोड़े टाइम के लिए इन सारी चीजों को हटा दूं, क्योंकि हमारा मेन एक जो पर्पस था वो था सिर्फ 670 डायमेंशन निकालना, और फिर अब हम कंप्यूट करते हैं कि ये वर्टिकल थिकनेसेस या वर्टिकल डिस्टेंसेस क्या होने वाले हैं, ये वाले और ये वाले। ये तो हमने निकाल ही लिया 670, और ये स्प्रेडशीट में भी मैंने इनपुट कर दिया। यार अब इसकी जो साइजिंग है ना इस वाले पोर्शन की, तो अगर ये आप पे डिपेंड है, ऑल्दो जो 1:3 का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था फुटिंग के केस में, वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। बट वो ओपन फाउंडेशंस के लिए बहुत ही क्लियरली लिखा गया था, ओपन फाउंडेशंस की सब क्लॉज में लिखा गया था। इसको भी आप फॉलो करके ये डायमेंशनिंग निकाल सकते हो। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि यार यहाँ पे जो भी ये टोटल हमें डेप्थ ऑफ कैप आएगी, ये एक्चुअली कैप की डेप्थ होने वाली है, और ये एक ब्रिज की कैप है, इसके ऊपर गर्डर्स पड़े होंगे, और बहुत हैवी लोड आएगा, तो हम इसको एक बड़ा अच्छा साइज देना चाहेंगे। और अच्छे साइज का मतलब ये है कि अगर मैं इसको एज अ कॉर्बल भी ट्रीट करूं, तो अगर मैं इस डायमेंशन को लेट से 200 लेता हूं, तो मुझे ये वाली डायमेंशन 400 लेनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि कॉर्बल की एक रिक्वायरमेंट होती है कि जो टिप पे, जैसे ये टिप की जो डायमेंशन है डी, दिस शुड बी एटलीस्ट ग्रेटर देन डी शुड बी एटलीस्ट ग्रेटर देन D/2। तो ये कॉर्बल की रिक्वायरमेंट्स है, assumptions जब कॉर्बल्स
कि जो एक्सपेरिमेंटल टेस्टिंग के बाद कुछ अजम्पशंस बनाई गई हैं, उनमें से एक अजम्पशन ये है कि टिप की डायमेंशन रूट की डायमेंशन से एटलीस्ट हाफ होनी चाहिए। उससे ज्यादा भी हो सकती है, बट एटलीस्ट हाफ होनी चाहिए। अगर इससे कम है तो फिर कॉर्बल एक्शन इसमें नहीं आएगा। तो अगर आप इसको 200 लेते हो तो आपको एटलीस्ट ये 400 लेना है, और अगर आप इसको 300 लेते हो तो एटलीस्ट 600 लेना है। तो ये तो एक चीज है, बट जनरली मैं आपको हमेशा ये सजेस्ट करूंगा कि आप ये वाली जो डायमेंशन है एटलीस्ट 400 तो लो। उसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि डर्ट वॉल के बीच के जो रिइंफोर्समेंट आएगी उसको कुछ डेवलपमेंट लेंथ भी चाहिए होगी, और वो डेवलपमेंट लेंथ आप यहाँ तक दे सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन एक सूटेबल एंकरेज लेंथ और डेवलपमेंट लेंथ के अकॉर्डिंग 300 to 400 एटलीस्ट ये चीज होनी चाहिए। और बट अगर आपकी डर्ट वॉल बहुत बड़ी है, बहुत लंबी है, तो आप इसको और भी इंक्रीज कर सकते हो। तो अभी हम इस वाले केस में हमें एक्चुअली ये अज्यूम ही करनी है, तो हम 400 ले लेते हैं और बॉटम वाली को भी 400 ले लेते हैं। तो इट मीन्स कि हम अभी ये वाली डायमेंशन जो है टोटल ये लेने वाले हैं, कैप डेप्थ जिसको कहेंगे 800 mm। और इसी को मैंने स्प्रेडशीट में इनपुट कर दिया है, वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो आपको अभी स्प्रेडशीट शेयर हो रही होगी, आप यहाँ देख सकते हो कि ये डायमेंशन हमने 400 ले रखी है, ये भी 400 ले रखी है, और ये 670 ले रखी है जो हमने अभी कंप्यूट की। तो अब हमारे पास सारे डायमेंशन हैं, जैसे कि देख पा रहे हो आप, ये डर्ट वॉल की थिकनेस है, डर्ट वॉल की हाइट है, फिर स्टेम सॉरी कैप का पूरा सिस्टम आ गया, कैप की टोटल डेप्थ 800 आ गई है, और इन सब वैल्यूज को यूज करके हम इसका भी एरिया निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं, और टोटल वेट निकाल सकते हैं। स्टेम की आपके पास टोटल साइजिंग है, स्टेम कितनी, क्लियर स्टेम हाइट क्या रहने वाली है, वो 3.232 रहेगी। और ये कैसे आया है, बस इन दोनों लेवल्स को सब्ट्रैक्ट किया है, और ये लेवल्स कैसे आए थे कल हमने डिस्कस किया था। और फुटिंग के लिए आप देख सकते हो कि ये 2450 हील स्लैब ले रखी है, और ये 800 स्टेम है, और 2000 अभी सॉरी 2 मीटर्स की हमने टो स्लैब ले रखी है। कल हमने जो डिस्कशन की थी 1:3 की रेशियो के लिए, उसके अकॉर्डिंग 0.66 आ रहा था कल, और हमने राउंड ऑफ कर दिया था 0.7 से। बट उससे एक चीज हो गई कि जब मैं 0.7 उसको कर रहा था तो 1:3 की जगह रेशो 3 से कम हो रही थी थोड़ी सी। तो इस वजह से मैंने इस वाली डेप्थ को थोड़ा कम कर दिया है, जो कल 0.7 हमने ले ली थी लास्ट सेशन में, उसको मैंने रिड्यूस कर दिया है, 0.65 कर दिया है। अब मैं अगर इसकी रेशियो चेक करता हूँ तो मुझे कुछ भी नहीं करना है, 2 को डिवाइड करना है एक्चुअली 0.65 से, क्योंकि ये वाला 1:3 होना चाहिए ना। तो अगर ये 1 है और ये 3 है, तो 1/3 शुड बी इक्वल टू 0.65। शुड नॉट बी, मतलब ये इक्वल टू का साइन नहीं है, इससे हम कंपेयर कर रहे हैं। 0.65/2। तो मैं देखता हूँ कि ये डायमेंशन क्या आती है। तो 2 को मैं डिवाइड करता हूँ 0.65 से, और ये आता है 3.07। तो अगर मैं इसको ऐसे यहाँ से डिवाइड, जैसे हम डिवाइड करते हैं, तो ये वैल्यू आती है 3.07, जो कि 3 से ज्यादा ही है, इसलिए 0.65 वाली डायमेंशन सही है। तो कल जो 0.7 हमने ले ली थी राउंड ऑफ करके, उसमें करेक्शन है, ये 0.65 होनी चाहिए अगर 1:3 हमें मेंटेन करना है तो। ओके ऑल राइट, तो ये थे बेसिक कंपोनेंट्स एक अबटमेंट के। ओके, अब मेन कंपोनेंट जो हमें डेड लोड्स के टाइम पे कैलकुलेट करने ही है, उनमें एक आएगा, वो है रिटर्न वॉल। और रिटर्न वॉल पे हमने अभी कुछ ज्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं की है, तो मैं आपको व्हाइट बोर्ड शेयर करता हूँ, और यहाँ पे आपको प्लॉट करके बताता हूँ रिटर्न वॉल एक्चुअली होती क्या है। मैं अभी ये बना रहा हूँ प्लान, ठीक है। ये है अबटमेंट की कैप, एंड लेट अस अज्यूम कि ये जो डायमेंशन है, ये जो डायरेक्शन है, ये है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन या ट्रैफिक डायरेक्शन। इसको मैं ट्रैफिक डायरेक्शन भी लिख सकता हूँ। एंड हमें पता है कि हमारे पास 3 गर्डर सिस्टम है। तो 3 गर्डर सिस्टम का मतलब ये होगा कि हमारे पास 3 पेडेस्टल आएंगे, जिसके ऊपर बेरिंग्स होंगी यहाँ पे सेंटर पे, और फिर एक थोड़ा यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा सही नहीं बना है, इसको आप इग्नोर कर सकते हो। थोड़ा सेंटर में इसको मैं बना देता हूँ जस्ट इंडिकेशन के लिए। ये आपके पास क्या हो गए हैं, ये हो गए आपके पास पेडिस्टल्स। ओके, अब पेडिस्टल्स के बाद यहाँ पे आएंगे सीज्मिक अरेस्टर्स, जो कि ट्रांसवर्स सीज्मिक अरेस्टर होंगे, और ये आउटर पेडिस्टल्स के आसपास ही होंगे, क्योंकि वही यहाँ से गर्डर को कांटेक्ट करेंगे जब भी गर्डर ट्रांसवर्सली डिसलॉज होने की कोशिश करेगा या किसी रीजन से मूव करता है तो।
अब ये थोड़ा सिमेट्रिकल नहीं बना है तो उसको आप इग्नोर करना, ये एक्चुअली एक ही लाइन में होंगे। एंड अब हम आते हैं लॉन्गिट्यूडनल सिस्मिक अरेस्टर्स पे भी। लॉन्गिट्यूडनल सिस्मिक अरेस्टर्स आप डर्ट वॉल के साथ भी चिपका सकते हो। पहले डर्ट वॉल भी बना लेते हैं। तो लेट्स से ये अबटमेंट कैप है और ये डर्ट वॉल मैंने यहाँ पे बना दी। एक्चुअली ये कोइंसाइड करेगी लास्ट वाली से, इसको हम मूव करते हैं अभी। तो ये हो गया अबटमेंट कैप, डर्ट वॉल, अरेस्टर्स। और अब वापस से मैं थोड़ी सी छोटी सी यहाँ पे रिटर्न वॉल भी बना रहा हूँ। तो ये है आपकी रिटर्न वॉल जो कि परपेंडिकुलर रहेगी आपकी अबटमेंट की मेन वॉल के। एंड सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी आएगी रिटर्न वॉल। इसको थोड़ा सा मूव करते हैं। ऑलराइट, तो ये अबटमेंट की रिटर्न वॉल्स आ गई, डर्ट वॉल आ गई। अब आपको ब्रैकेट भी बनाए नहीं है, तो प्लान व्यू में ब्रैकेट भी आपको दिखेगी। उसके लिए मैं बहुत छोटी सी ब्रैकेट यहाँ पे बना देता हूँ। ऑलराइट, सो नाउ वी विल डिस्कस। सबसे पहले रिटर्न वॉल की डिस्कशन करेंगे। तो ये जो कंपोनेंट्स अभी मैंने आपके सामने बनाए हुए हैं ये वाले, इसको कहते हैं रिटर्न वॉल। रिटर्न वॉल हमेशा अबटमेंट की जो मेन शाफ्ट या मेन स्टेम आने वाली है उसके परपेंडिकुलर बनाई जाती है। इसका पर्पस भी अर्थ रिटेन करना ही है, लेकिन दूसरी डायरेक्शन में। अब जनरली अर्थ यहाँ पे फेल होगी, पूरा बैकफिल यहाँ पड़ा होगा। अगर आप रिटर्न वॉल्स नहीं दोगे तो क्या होगा कि अर्थ, देर आर चांसेस ना कि बैकफिल आपका अबटमेंट की डर्ट वॉल और अबटमेंट की शाफ्ट से तो रिटेन हो गया है, बट वो लेफ्ट और राइट में भी तो प्रेशर एक्सर्ट करेगा ना, क्योंकि उसकी अनस्टेबिलिटी होगी। तो उसको कंटेन करने के लिए, ताकि वो बैकफिल कॉम्पैक्टेड रहे, अपनी जगह पे रहे, इस वजह से रिटर्न वॉल देना मैंडेटरी हो जाता है। नाउ द थिंग इज कि यहाँ पे जो आप डिटेलिंग करोगे रिटर्न वॉल की और अबटमेंट की शाफ्ट की और अबटमेंट की डर्ट वॉल के साथ, अगर तो वो मोनोलिथिक है तो आपकी एक्चुअल में इन रियल सेंस कैंटिलीवर टाइप अबटमेंट नहीं बनने वाली है। अगर यहाँ पे 20 mm का गैप है और उसको आप प्रॉपरली सील करते हो थ्रू सूटेबल मटेरियल्स, तो आप इंडिपेंडेंटली रिटर्न वॉल को भी एज अ कैंटिलीवर डिजाइन कर सकते हो जो बाहर की तरफ बेंड होगी। और जो शाफ्ट आपकी मेन अबटमेंट स्टेम बनने वाली है वो लॉन्ग, मतलब राइट डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन के अबाउट बेंड होने के चांसेस उसके होंगे। लेकिन ये चीज अभी एक्चुअली ये एक अप्रोक्सीमेशन है। हम एक कॉन्जर्वेटिव तरीके से अबटमेंट को डिजाइन करते हैं जब हमारी रिटर्न वॉल मोनोलिथिकली इन जॉइंट्स पे भी बनी होती है। मोनोलिथिक कैसे होगी? जब हम रिइंफोर्समेंट रिटर्न वॉल का अबटमेंट की शाफ्ट से निकालेंगे तो वो एक रिजिड जॉइंट बन जाएगा। तो एक्चुअल में जो हम अभी ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे स्टेम के ऊपर जो भी फोर्सेज आएंगे, ये अर्थ प्रेशर की वजह से इस साइड फोर्सेज आएंगे तो ये इस साइड बेंड करने की टेंडेंसी रख सकती है। और प्योरली कैंटिलीवर एक्शन हम इसको अज्यूम कर रहे हैं, तो ऐसा एक्चुअल में नहीं होने वाला है। तो ये तो थी एक बात। बट आप अगर आपकी हाइट 10 मीटर्स तक है तो आप इसको एज ए कैंटिलीवर अज्यूम करके कर सकते हो। अगर आपकी हाइट 15 मीटर 20 मीटर हो जाती है अबटमेंट्स की, तो पहले तो कैंटिलीवर टाइप अबटमेंट को 3D मॉडल करना पड़ता है। उसमें काउंटर फोर्स भी लग सकते हैं और रिटर्न वॉल की वजह से जो बेंडिंग में चेंज आएगा, क्योंकि इस जोन में आपकी प्रिडोमिनेटली हॉरिजॉन्टल स्पैन में बेंडिंग होगी, वर्टिकल डायरेक्शन में बेंडिंग नहीं होगी अगर आपकी हाइट ज्यादा है। तो उस पर हम अभी नहीं डिस्कस करेंगे। और जो मैं अभी आपको बता रहा था जिसमें हम देख रहे थे रिटर्न वॉल्स की, बेसिकली रिटर्न वॉल्स क्यों देते हैं? रिटर्न वॉल्स दी जाती हैं जनरली आपके पास बैकफिल को रिटेन करने के लिए इन ट्रांसवर्स डायरेक्शंस। अब रिटर्न वॉल्स की साइजिंग कैसी होगी? देखो यार, यहाँ पे जो अब इसके ऊपर जो सुपरस्ट्रक्चर पड़ा होगा अबटमेंट के ऊपर, उसके लिए उसके कोने पे हमने ले रखा है क्रैश बैरियर। तो एटलीस्ट क्रैश बैरियर की जो डायमेंशन आने वाली है, जो कि 500 हम ले रहे हैं, उतना तो आपको टॉप पे थिकनेस देनी ही देनी है रिटर्न वॉल की। इसके बाद आप नीचे जाते जाते इसको टेपर कर सकते हो। मतलब अगर मैं रिटर्न वॉल का सेक्शन बनाऊं तो ये ऐसे हो सकता है। ये ट्रांसफर सेक्शन है, यहाँ से अर्थ, यहाँ पे अर्थ पड़ी हुई है। तो ये आपको एटलीस्ट 500 देना ही देना है, और नीचे आप इंक्रीज कर सकते हो अब अगर आपकी हाइट बहुत ज्यादा है। बट हम इस केस में इसको यूनिफॉर्म मान रहे हैं और हम 500 थ्रू आउट ले रहे हैं, ऊपर भी और नीचे भी।
तो ये जब हम कंप्यूट करेंगे डेड लोड्स तब और ज्यादा क्लियर होगा। तो रिटर्न वॉल का एक कंपोनेंट मिसिंग था, वो मैंने आपसे शेयर कर दिया, डिस्कस कर लिया। और अब हम डिस्कस करते हैं पेडिस्टल्स की साइजिंग को, कि पेडिस्टल्स कैसे साइज होते हैं। और पेडिस्टल्स के लिए वापस से मैं आपको एक बार थोड़ा सा इसे इरेज अप कर देता हूँ। तो पेडिस्टल्स के लिए जनरली 150 mm तो मिनिमम है, ये IRC 78 में क्लॉज दे रखा है, तो इसमें तो हमें कुछ सोचना ही नहीं है। और दूसरी जो मेन चीज है, अगर मैं अभी बात करूं इन पेडिस्टल्स की, जैसे ये पेडिस्टल है, ये पेडिस्टल है और ये पेडिस्टल है, तो हमारे डेक स्लैब का कैम्बर कुछ ऐसा है, 2.5% इन ईदर डायरेक्शन, और यहाँ पे भी 2.5% है। और ये हम इंश्योर कर रहे हैं पेडेस्टल को वेरी करके। तो पेडेस्टल अगर बॉटम पे यहाँ पे मिनिमम वाला होगा बिल्कुल आउटर गर्डर्स पे, और जो मैक्सिमम हाइट आने वाली है पेडेस्टल की वो होगी इनर गर्डर पे, तभी ये वेरिएशन पॉसिबल हो पाएगी। और अब ये 150 mm क्लियरली दे रखा होता है कि 150 तो आपको मिनिमम डायमेंशन देनी देनी है, इसमें मतलब कुछ सोचना नहीं है। 150 mm इज द मिनिमम डायमेंशन हाइट वाइज। तो मैंने ये हाइट ही बनाई हुई है, इसको मैं अच्छे से नोट कर देता हूँ। अब बात आती है कि ये वाली डायमेंशन क्या होगी जो बड़ा वाला पेडेस्टल है, क्योंकि हमें सबका ही वेट कैलकुलेट करना है। हम यूनिफॉर्म एक तभी ले सकते हैं अगर आपके कैम्बर नहीं हो या स्ट्रेट हो या सबकी हाइट सेम हो। तो कुछ नहीं करना है, 2.5% का कैम्बर है और आपको पता है गर्डर्स के बीच की स्पेसिंग है 3.25 मीटर्स। वो कैसे आई है, वो हमने जो क्रॉस सेक्शन लिया हुआ है, जो कि शायद यहाँ पड़ा हुआ है, आप यहाँ देख सकते हो, ये वाला क्रॉस सेक्शन जो पड़ा हुआ है 3.25 का। तो 3.25%, 3.25 गर्डर की स्पेसिंग है, और आपके पास 2.5% का कैम्बर है। तो इसकी वजह से क्या होने वाला है, इसकी वजह से हम निकालेंगे कि ये वाली हाइट क्या आने वाली है, कैपिटल एच, जो कि बड़े वाले पेडेस्टल की हाइट है। तो बड़े वाले पेडेस्टल की हाइट आने वाली है स्मॉल एच, जो कि मिनिमम है, प्लस 3.25 टाइम्स कैम्बर। यही होगी ना, इसमें कुछ अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हो मुझे। और ये आने वाली है 150 प्लस ये वाली वैल्यू में कंप्यूट करके अभी निकाल देता हूँ, 3.25 इंटू 0.025, एंड दिस विल बिकम 81.25। ये ध्यान रखना ये मीटर्स में है, तो इसको ना हम मिलीमीटर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए ये 81 आएगा। और ये वैल्यू टोटल आने वाली है आपके पास 231.25 मिलीमीटर्स। सो इट मीन्स कि आपके पास अब पेडेस्टल की हाइट्स हैं, तीनों पेडेस्टल की, ये और ये सेम रहने वाला है, और इसकी हाइट ज्यादा रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि यहाँ पे कैम्बर है। तो ये आ गई हाइट। अब हमें तो टोटल वॉल्यूम के लिए हमें इसका प्लान एरिया भी चाहिए। प्लान एरिया पेडेस्टल का कैसे डिसाइड होता है, इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं थोड़ी सी। और उसके लिए मैं अब रिटर्न वॉल वाली चीज जो है इसको डिलीट कर देता हूँ, ताकि हम यहाँ पे थोड़ा सा पेडेस्टल की कैलकुलेशंस कर सकें। ओके। तो पेडेस्टल का जो प्लान, ये प्लान है पेडेस्टल का, ये डिपेंड करता है आपके बेरिंग के साइज पे। और बेरिंग का साइज आपका डिपेंड करता है आपके वर्टिकल लोड्स मैक्सिमम कितने आ सकते हैं और हॉरिजॉन्टल लोड्स कितने आ सकते हैं, उसकी कंप्यूटेशन पे। तो जितने ज्यादा वर्टिकल लोड्स आपके आएंगे उतना ज्यादा बेरिंग का साइज बड़ा होगा। अगर आपका स्पैन अरेंजमेंट ज्यादा लंबा है या बड़ा स्पैन है, तो उसमें बड़े साइज की बेरिंग आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हो कि नंबर ऑफ गर्डर्स, मतलब इंडिविजुअल गर्डर या इंडिविजुअल बेरिंग लोकेशन पे कितना वर्टिकल रिएक्शन मैक्सिमम आ सकता है, उसके बेसिस पे ही बेरिंग का साइज डिसाइड होता है। और फिर बेरिंग के साइज से पेडेस्टल का प्लान डायमेंशन डिसाइड होता है। और ये भी IRC 78 में ही लिखा हुआ है। IRC 78, IRC 78 में पेडेस्टल के डायमेंशन के लिए जो भी बेरिंग की डायमेंशन आपकी आती है, उसमें 150 का ऑफसेट देना होता है इन बोथ डायरेक्शंस। तो लेट्स से ये मैं रेड कलर से अगर यहाँ बेरिंग इंडिकेट करता हूँ, और लेट्स से अगर इसकी डायमेंशन बेरिंग की आ रही है 500,
बाय 500 इन बोथ डायरेक्शंस। तो ये भी 500 है इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में भी 500 है अगर। तो इसके बेसिस के जो मैंने अभी आपको बात बताई कि 150 का ऑफसेट आपको देना ही देना है, तो उसके अकॉर्डिंग पेडिस्टल का जो साइज होने वाला है वो इस डायरेक्शन में क्या होगा, 150 लेफ्ट साइड में अगर आप देते हो 150, मतलब टॉप पे 150, बॉटम पे 150 और बीच में 500 है। तो इन सब का जो भी सम होगा, जो जो आ रहा है 800, तो 800 आ जाएगी ये वाली डायमेंशन। ठीक है, सिमिलरली इस डायरेक्शन में भी 150 प्लस 500 प्लस 150 ये आ जाएगी 800। तो इससे आपका डिसाइड होता है पेडिस्टल का साइज। तो अब हमने पेडिस्टल के भी साइजेस फ्रीज कर लिए हैं। पेडिस्टल के क्या मेन रूल है वो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, और पेडिस्टल की डायमेंशनिंग कैसे करनी है वो हमने इस सेशन में किया। और इसकी डायमेंशनिंग करने के पीछे मेन पर्पस यही है कि हमें टोटल डेड लोड निकालना है अपने अबटमेंट्स को डिजाइन करने के लिए, डिजाइन फोर्सेस को इवेल्युएट करने के लिए। इस वजह से जितने भी कंपोनेंट्स अबटमेंट की कैप पे पड़े होंगे वो हमें वॉल्यूम और एरिया से और डेंसिटी को यूज करके उसका वेट निकालना है। तो हमारे पास 3 पेडिस्टल होंगे। 2 पेडिस्टल जो ये वाले पेडिस्टल हैं बिल्कुल एक्सट्रीम एजिस पे, यहाँ पे गर्डर पड़ा होगा, इनका सेम वेट आने वाला है क्योंकि इनकी सेम डायमेंशन है, सेम हाइट है। इस वाले का वेट थोड़ा सा ज्यादा आएगा, और वो इसलिए ज्यादा आएगा क्योंकि इसकी हाइट 230.25 है और 150 नहीं है। तो इसको मैं अभी स्प्रेडशीट में पेस्ट कर देता हूँ, ताकि जब हम नेक्स्ट सेशन में डेड लोड की कंप्यूटेशंस करेंगे तो मैं ये वाली वैल्यूज उठा लूंगा। पेडेस्टल का साइज फ्रीज हो रखा है 800 बाई 800, और हाइट इनकी दो है, वो है 150 फॉर आउटर पेडिस्टल्स एंड 231.25 फॉर इनर पेडिस्टल्स। तो ठीक है, इसको हम स्प्रेडशीट में इन्वॉल्व कर लेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं रिस्ट्रेनर्स की बात। तो रिस्ट्रेनर्स के लिए मैं सबको वापिस से डिलीट करता हूँ। तो रिस्ट्रेनर्स के लिए सीस्मिक रिस्ट्रेनर्स ट्रांसवर्स डायरेक्शन में भी होते हैं और लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में भी होते हैं। तो पहले हम बात करते हैं ट्रांसवर्स रिस्ट्रेनर की। तो अगर आप देख पा रहे हो इस चीज को, ये जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, तो ये ट्रांसवर्स रिस्ट्रेनर कहा जाता है। सीस्मिक रिस्ट्रेनर जनरली इसको कह देते हैं हम। इसका मेन पर्पस है जब भी अर्थक्वेक आएगा और आपके गर्डर्स लेफ्ट राइट मूव करना चाहेंगे, मैं आपको दूसरे सेक्शन से दिखाता हूँ। जैसे ये वाले गर्डर्स जब अर्थक्वेक आएगा और यहाँ पे अरेस्टर मैंने दे रखा है, सिस्मिक अरेस्टर बिल्कुल इनके साथ ही, थोड़ा सा गैप देके इसके बीच में इलास्टोमेरिक पैड भी होता है। ठीक है, तो जब भी ये लेफ्ट या राइट मूव करने की कोशिश करेगा ड्यू टू अ सीस्मिक इवेंट, हाई सीस्मिक एक्टिविटी इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन, तो ये गर्डर स्ट्राइक करेंगे इन अरेस्टर्स से। और इन अरेस्टर्स को देना मैंडेटरी नहीं है, बट इट इज ऑलवेज डिजायर्ड कि एक सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस रहे आपके स्ट्रक्चर में। अगर इन केस सीस्मिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो रही है तो ये प्रिवेंट करेगा डिसलॉजमेंट को, आपका स्पैन नहीं गिरेगा, ऑल्दो बेरिंग भी रेजिस्ट करेगी। बट अगर उसकी कैपेबिलिटी के भी बाहर चले गया कि मान लो आपका सीस्मिक इवेंट बहुत ही ज्यादा बड़ा आ गया, जो हमने कंप्यूट किया है उससे भी ज्यादा बड़ा आ गया, क्योंकि वो थोड़ा अनसर्टेन है, उसके ऊपर सर्टेनिटी नहीं है, इस वजह से ये एक सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस का काम करते हैं सिस्मिक अरेस्टर्स। अब इसमें क्या होता है कि मेन हमें वही चीज है कि इसकी हाइट्स क्या रखनी है। जैसे व्हाट शुड बी दी हाइट ऑफ दिस, व्हाट शुड बी दिस हाइट, और ये वाली डायमेंशन क्या रखनी है, और फिर दूसरी डायरेक्शन में जैसे जो अगर मैं इसको 3D बनाता हूँ तो ये वाली डायमेंशन क्या रखनी है। तो इसी को अभी मैं डिस्कस करता हूँ, और हम सिस्मिक अरेस्टर जो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में आने वाला है उसके ऊपर करेंगे डिस्कशन स्टार्ट। तो पहले मैं यहाँ अरेस्टर बना लेता हूँ। ये मैं ट्रांसवर्स व्यू में बना रहा हूँ। यहाँ पे पड़ा होगा आपका बेरिंग पैड, यहाँ इलास्टोमेरिक पैड, और यहाँ पे पड़ा है कहीं पे, ये सेम लेवल पे होगा ना, ये बटमेंट कैप है, और इसको अनोटेट किया जाता है। अब ये लेट से यहाँ पे आपके पास बेरिंग पेडेस्टल पड़ा हुआ है, और यहाँ पे आपके पास गर्डर पड़ा हुआ है, और गर्डर ये है पेडेस्टल, और यहाँ पे आपके पास गर्डर पड़ा हुआ है ऐसे करके। ठीक है, तो ये लेफ्ट राइट जब मूव होगा तो इससे स्ट्राइक करना चाहिए, तभी सीस्मिक अरेस्टर का काम आएगा। अब ये हमें हाइट कैसे निकालनी है इसी के ऊपर मेन डिस्कशन है। तो उसके लिए वापस मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे ले जाता हूँ जहाँ पे ऑलरेडी सेक्शन बना हुआ है। सेक्शन बनने के
पीछे का मेन पर्पस है कि मुझे ये डायमेंशनिंग निकालने में थोड़ी इजी हो जाएगी। तो मैंने ऑलरेडी कुछ सेक्शंस यहाँ पेस्ट किए हैं, जैसे आप देख सकते हो ये वाले सेक्शंस, तो हम यहीं पे इसको कंप्यूट करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक इंसर्ट कर देता हूँ रेस्टर को, इसको डिलीट कर देते हैं। तो ये अरेस्टर जो है, इसको थोड़ा सा मूव कर देते हैं यहाँ पे। ओके। तो यार इसकी जो हाइट होने वाली है वो कैसे डिसाइड होगी, वो आपके बेसिकली डिसाइड होगी कि आपके पास नीचे इसके बेरिंग पेडेस्टल पड़ा होगा, और ये जो हैच पोर्शन बना रहा हूँ ये बेरिंग की थिकनेस है। तो आपको पता है 150 तो मिनिमम है ही बेरिंग की थिकनेस, सॉरी पेडेस्टल की थिकनेस। और इसमें 120 हम बेरिंग की थिकनेस भी ले लेते हैं, तो ये बन जाता है 270 और यहाँ से स्टार्ट होना है इस रिस्ट्रेनर ने भी, ये थोड़ा सा सही से इंडिकेट नहीं हो पा रहा है, यहाँ से रिस्ट्रेनर स्टार्ट होगा, क्योंकि अल्टीमेटली कैप से ही तो आएगा सारा कुछ। तो ये वाली जो बॉटम लाइन है ये कैप का टॉप है, बटमेंट कैप का टॉप है, और यहाँ पे ना एक इलास्टोमेरिक पैड पड़ा होगा, जो पहले स्ट्राइक करेगा उसके बाद ही यहाँ पे लोड्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे इन केस ऑफ दैट इवेंट। तो ये थी एक मेन चीज। नाउ द थिंग इज, इसकी हाइट क्या करनी है, वही तो हमें निकालनी है। तो मिनिमम आप देखो, जितना पेडेस्टल है और जितनी बेरिंग थिकनेस है उतनी हाइट तो चाहिए ही चाहिए। अब ये इंश्योर करने के लिए कि जब भी गर्डर स्ट्राइक करेगा, ऑल्दो ये मैं मिडिल सेक्शन बता रहा हूँ बट सपोर्ट पे स्ट्राइक करेगा, तो जब भी वो गर्डर स्ट्राइक करेगा वो अच्छे से फोर्स ट्रांसफर कर पाए यहाँ पे, इस वजह से हमें इसकी हाइट डिसाइड करनी पड़ती है इसकी बल्ब डायमेंशन को भी कंसीडर करके। तो जैसे 270 आ रहा है और 250 आ रहा है, तो इसको भी मैं अगर यहाँ पे मैं अगर यहाँ लिखूँ तो एटलीस्ट 270 प्लस 250 होना ही चाहिए, एंड इन दिस केस दिस इज बिकमिंग 520 बन रहा है। ओके, 520 बन रहा है, और ये जो पैड मैंने आपको बताया इसके और टॉप के बीच का एटलीस्ट 50 का गैप देते हैं। तो 50 इसमें और ऐड कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा 570। तो आप इसको एटलीस्ट 600 तो दे ही सकते हो। तो हमारी ये जो फिगर अभी हमने बनाई है ये बन गई है, मतलब इसकी हाइट कंप्यूट हो गई है 600 तो इसको मैं यहाँ पे एनोटेट कर देता हूँ हाइट को 600 तो ये होगी एक चीज। अब ये वाली डायमेंशन कैसे आएगी सीस्मिक अरेस्टर की, ट्रांसफर सीस्मिक अरेस्टर की, ये एक्चुअली डिपेंड कर रही है कि आप अगर आपके पास अब अबटमेंट कैप पे अवेलेबिलिटी कितनी है। अब हमारे पास तो यार जैसे आप हमारा क्रॉस सेक्शन एक्चुअली ये है ना, ये है, और यहाँ तक वो कैप रहने वाली है, हमारे पास इतनी बड़ी कैप रहने वाली है। कभी कभी क्या होता है कि आउटर गर्डर्स बिल्कुल ही कोने पे होते हैं, जैसे मान लो कि हमारे अगर कैप ही यहाँ तक होती तो हमारे पास ना कुछ और ऑप्शन नहीं होता, तो हमें जितनी अवेलेबल विड्थ मिल रही है उतने में ही देना पड़ता, और हो सकता है कैप को भी थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ता टू फैसिलिटेट दिस। बट ऐसा कुछ है नहीं हमारे केस में, हमारे केस में कैप ऑलरेडी बहुत बड़ी है नीचे से, और यहाँ पे सफिशिएंट डिस्टेंस हो गई, तो आपकी विड्थ यहाँ पे कैप के डायमेंशन से रिस्ट्रेन नहीं होने वाली है। तो आपको जो भी एज पर डिजाइन रिक्वायर आएगा कॉर्बल की तरह या बीम बनेगा वो हम देखेंगे, तो उसके बेसिस पे ये हॉरिजॉन्टल डायमेंशन डिसाइड करनी पड़ेगी। बट फॉर द टाइम बिंग हम इसे अभी अज्यूम कर सकते हैं, लेट्स कीप इट एज 800 क्योंकि 800 रखेंगे तो देर आर चांसेस कि 600/800 की रेशियो AB/D <1 आएगा, तो फॉर्मल बन जाएगा, तो उसको वैसे हम डिजाइन कर देंगे। तो 800 इसकी मैं फ्रीज कर रहा हूँ। ये वाली डायमेंशन अब रह गई है ये जो इस साइड कितनी एक्सटेंड होगी। तो इस साइड एक्सटेंड होने के लिए भी हमें वापस से इस वाले जोन में आना पड़ेगा, इस वाले जोन से हम थोड़ा देखते हैं कि कितनी और एक्सटेंड होनी चाहिए। तो एटलीस्ट यार जितना जितना आपके पास पेडिस्टल का साइज है, पेडिस्टल की ये डायमेंशन हमने 800 ली है, वो तो लो ही लो, और उसके आगे भी अगर आपके पास ये वाली कैप की डायमेंशन अवेलेबल है तो आप थोड़ा और ले सकते हो, 1000 भी ले सकते हो, बट जनरली 800 इज सफिशिएंट फॉर आर केस। तो हमने ये वाली डायमेंशन भी एक तरह से फ्रीज अप कर दी है। इसको मैं वापिस से अब सही तरीके से यहाँ एनोटेट कर देता हूँ, क्योंकि एक्चुअल में जो मैंने यहाँ कंप्यूट करने के लिए डिस्क्राइब किया है इसको, ये बेसिकली आपका सपोर्ट सेक्शन पे होगा, और सपोर्ट सेक्शन आपका एक्चुअली यहाँ पर है। तो जस्ट अ सेकेंड, इसको हम करते हैं यहाँ पे पेस्ट।
और ये मैं थोड़ा सा और क्लियर बना देता हूँ। तो बस इसको डिलीट करते हैं, इनकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इंडिकेट करते हैं ये अबटमेंट का बॉटम लेवल, कैप का टॉप लेवल है, कैप टॉप। और यहाँ पे आपके पास पड़ा है पेडेस्टल प्लस बेरिंग, और फिर ये इलास्टोमेरिक पैड यहाँ पे कहीं होगा। ओके, तो ये डायमेंशन फ्रीज हुई है, अराउंड 600 आ रही है। हमने जो भी डायमेंशन फ्रीज की ये हम लेंगे 800, और जो दूसरी डायरेक्शन में बनेगा उसको भी हम 800 ले रहे हैं फॉर द टाइम भी। तो ट्रांसवर्स अरेस्टर की डायमेंशंस आ गई हैं, प्लान में ये आपको दिखेगा 800 बाई 800, ये है प्लान। और एलिवेशन में ये आपको दिख रहा है 600 बाई 800। तो ये 600 है, ये 800 है। दिस इज एलिवेशन। मतलब आप समझ जाओगे ना ये। अगर मैं इसका सेक्शन ऐसे काटता हूँ और 1 1 इसको देता हूँ, तो ये सेक्शन 1 1 है। ठीक है, तो इससे हमारे वॉल्यूम आ जाएगा। ट्रांसफर रेजिस्टेंस दोनों साइड होंगे क्योंकि हमारे पास दो आउटर गर्डर्स हमेशा रहेंगे इन एनी केस। तो ये यहाँ पे भी पड़ा होगा और यहाँ पे भी पड़ा होगा, तो दो ट्रांसफर सीजमिक अरेस्टर आने वाले हैं। तो ये थी सीजमिक अरेस्टर की बात जो कि ट्रांसफर डायरेक्शन में है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट लॉन्गिट्यूडनल सीजमिक अरेस्टर और ये कहाँ होते हैं। तो इसके लिए वापस मैं आपको लेना चाहता हूँ इस डायरेक्शन पे, इस पे फोकस करते हैं। तो इन सारी चीजों को भी आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है, जो यहाँ पे साइड पे लिखी हुई है इनको आप इग्नोर कर सकते हो। और अब हम फोकस करेंगे ओनली ऑन लॉन्गिट्यूडनल सिस्मिक अरेस्टर्स। तो यार लॉन्गिट्यूडनल सिस्मिक अरेस्टर आप गर्डर्स के पीछे भी रख सकते हो और क्रॉस बीम के पीछे भी रख सकते हो। अब होने क्या वाला है, यहाँ पे आपके पास यहाँ से थोड़ा सा आगे तक एक्सटेंड होता है गर्डर, और ऐसे कुछ अरेंजमेंट पड़ा होता है। ठीक है, और ये जो मैं अभी ब्लैक से हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पड़ा होगा क्रॉस बीम, जो कि बेरिंग सेंटर और इसके सेंटर पे मैच होता है इन ऑल द केसेस एक्चुअली। तो अगर आप गर्डर्स के एंड पे लॉन्गिट्यूडनल अरेस्टर लगाओगे, जैसे कि लेट से इसको मैं बना देता हूँ यहाँ पे, अगर इसको मैं अब गर्डर के पीछे लगाऊंगा तो मेरे पास यार विड्थ बहुत कम हो जाएगी, और हो सकता है मुझे कैप की डायमेंशन विड्थ वाइज बढ़ानी पड़े। इसीलिए हमेशा प्रेफर किया जाता है कि ये जो है ना, ये लॉन्गिट्यूडनल अरेस्टर ये आपका क्रॉस बीम से टकराए, मतलब क्रॉस बीम। और ओके, तो ये ठीक है, क्रॉस बीम जो मैंने ब्लैक में अभी बनाया हुआ है और ये ब्लू में आप जो अरेस्टर देख रहे हो, ये क्रॉस बीम से कांटेक्ट में रहे, ना कि गर्डर के एंड से जाए। इस वजह से आपकी कैप की डायमेंशन भी नहीं बढ़ेगी। और अगर मैं इसको प्लान में देखता हूँ, लेट अस सी इट इन प्लान जो हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग में बनाया था। तो अगर यहाँ पे मैं लॉन्गिट्यूडनल अरेस्टर को बनाना चाहूँ विद लेट्स से दिस ब्लू या पर्पल कलर से, तो इसको मैं यहाँ पे बनाऊंगा इन डायरेक्शंस में, यहाँ पे ऐसे। ठीक है, आप सोच रहे हो कि यार ये किससे टक्कर करेगा, कैसे इस पे फोर्सेस ट्रांसफर होंगे लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में। तो उसके लिए सीधा सा यही लॉजिक है कि ये वर्टिकल, ये जो मैंने अभी लाइन बनाई है ये है क्रॉस बीम की सेंटर लाइन। और क्रॉस बीम की बना देता हूँ एक्चुअली, ये क्रॉस बीम से टकराएंगे, जिसको हम करते हैं रेड से डिनोट। और क्रॉस बीम के लिए एक ये वाला सेक्शन ले लेता हूँ प्लान में। तो ये क्रॉस बीम से टकराएंगे, और बाकी सारी चीजें हम थोड़ी देर के लिए कर देते हैं बंद, ताकि सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल अरेस्टर्स पे ही ध्यान रहे। और इन सबको भी हम डिलीट कर सकते हैं। तो इतना ठीक है, अब हम आते हैं वापस से अपने डिस्कशन पे। तो यहाँ पे ये प्लान डायमेंशन है, और ये जो मैंने आपको बताया था इलास्टोमेरिक पैड पड़ा होता है, वो इलास्टोमेरिक पैड यहाँ पे भी होना चाहिए, सो दैट जब भी कभी क्रॉस बीम इससे
हिट करेगा तो वो पहले पैड पे हिट करेगा लॉन्गिट्यूडनल अरेस्टर के जो टॉप पे लगा होगा। और अगर मैं इसको आपको इस सेक्शन में काट के दिखाऊं तो ये कैसे दिखेगा। सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल अरेस्टर की अगर बात की जाए तो आपको दिखने वाला है कुछ इस तरीके से और कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे वो जो पैड की मैं अभी बात कर रहा हूँ आपके साथ, वो छोटा सा पैड यहाँ लगा होगा कहीं। बस इसकी भी डायमेंशनिंग कैसे करनी है वही अब मैं आपको बताने वाला हूँ। एक्चुअल में क्रॉस बीम जो आने वाला है वो क्रॉस बीम के लिए तो कुछ ऐसा वो नहीं है ना कि उसको पेडेस्टल पे रखना होता है। बट कभी कभी बेरिंग्स डायरेक्टली क्रॉस बीम के नीचे भी आती है। इन दैट केस थोड़ा सिनारियो अलग हो जाता है, बट हमारे केस में वो अभी नहीं है। तो मैं आपको बहुत ही जल्दी इसको इंडिकेट कर देता हूँ कि क्रॉस बीम एक्चुअली क्रॉस बीम यहाँ पे होगा कुछ, और लॉन्गिट्यूडनल अरेस्टर जो होंगे वो थोड़े से नीचे होंगे क्योंकि कैप एक्चुअली नीचे है। लॉन्गिट्यूडनल अरेस्टर तो कैप पे ही रेस्ट करेगा ना, और क्रॉस बीम थोड़ा ऊपर होगा हमेशा, क्योंकि वो जैसे ये अगर गर्डर आ रहा है, कैसे दिखाएं इसको, इस वाली इमेज से दिखाते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्रॉस बीम तो ऊपर ही है हमेशा, बट लॉन्गिट्यूडनल अरेस्टर कैप से जुड़ा होगा। तो उसी को सिमुलेट किया था मैंने उस वाले व्हाइट बोर्ड पे कि ये वाली जो लाइन देख रहे हो आप, ये क्रॉस बीम का बॉटम है। और ये हमेशा थोड़ा सा ऊपर ही रहेगा फ्रॉम पेडेस्टल या फ्रॉम अबटमेंट कैप। तो एनीवेज कुछ नहीं करना है हमें, अब इसकी भी डायमेंशनिंग निकालनी है ताकि हमारे पास ये भी एक कंपोनेंट आ जाए। इसकी डायमेंशनिंग भी आप उसी बेसिस पे निकाल सकते हो जिस बेसिस पे हमने ट्रांसफर सिस्मिक रेस्टर की निकाली। और आप हाइट तो दोनों की सेम रख सकते हो। जो ट्रांसफर सिस्मिक रेस्टर में हमने रखी है 600, तो ये आप हाइट 600 रख लो, और दूसरी डायमेंशन आप 800 रख लो। अब डिपेंड करता है कि ये वाली डायमेंशन कितनी होनी चाहिए। तो जनरली आप इसको भी 600 रख सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन आपके पास ये विड्थ कितनी है। और कभी कभी क्या होता है, जब विड्थ कम होती है तो ये लॉन्गिट्यूडनल अरेस्टर्स पीछे तक भी जाते हैं, डर्ट वॉल से चिपक जाते हैं। तो इन दैट केस डर्ट वॉल का कुछ कंपोनेंट लॉन्गिट्यूडनल सिस्मिक अरेस्टर के साथ मोनोलिथिकली बिल्ड कर देते हैं। बट जनरली आप इसको अवॉइड कर सकते हो क्योंकि आप ऑलरेडी क्रॉस बीम पे अपने लॉन्गिट्यूडनल सिस्मिक अरेस्टर लगा रहे हो। और इस वाली डायमेंशन को जो अब रह गई है हमारे पास, ये वाली डायमेंशन, क्योंकि प्लान डायमेंशन अगर मैं इसकी बनाऊं तो ये वाली डायमेंशन होगी 800, जो हमने यहाँ से देखी है, ये एलिवेशन है और ये प्लान है। और ये वाली डायमेंशन आप ज्यूम कर सकते हो अभी के लिए बेस्ड ऑन योर अबटमेंट कैप साइज 750, तो सेंटर ऑफ सेंटर से है ही आपके पास। तो आप इसको भी 800 ले सकते हो। ये कैसे आ रहा है मैं आपको एक बार वापस से बता देता हूँ ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो देखो कुछ नहीं किया मैंने, आपको पता था कि हमारे पास सेंटर लाइन से ये 750 अवेलेबल था, है ना। ये था गर्डर की सेंटर लाइन से, सॉरी बेरिंग की सेंटर लाइन से, और बेरिंग की सेंटर लाइन से क्रॉस बीम होगा 400 टोटल, तो ये 200 हो जाएगा। तो ये तो 200 हो जाएगा ये वाला डिस्टेंस। 200 इस साइड और ये वाला 200 इस साइड, अगर 400 थिक क्रॉस बीम है। और पेडिस्टल की जो डायमेंशन थी वो थी 800, है ना। तो मतलब 400 हमारे पास ये अवेलेबल है। तो बस आप 400 आपके पास ऑलरेडी ये अवेलेबल है, और आपके पास 750 यहाँ से लेफ्ट साइड में भी अवेलेबल है। तो एटलीस्ट 400 अगर आप देते हो और 400 एडिशनल देते हो तो 800 सेंटर लाइन ऑफ बेरिंग से आना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी 750 तक एक्सपेंशन जॉइंट जा रहा है। तो आपको ना वो विड्थ करनी पड़ेगी थोड़ी सी कम। तो आपको प्लान डायमेंशन देनी पड़ेगी 600, ये वाली और ये वाली। तो ये है हाइट और ये है प्लान। तो ये आपको 600 करनी पड़ेगी, ये आपको 800 करना पड़ेगा।
और ये आपके पास 600 रहेगी, क्योंकि ये ये प्लान है और ये ट्रैफिक मूवमेंट है। सॉरी, ये ट्रैफिक मूवमेंट नहीं है, इसको आप ओमिट कर सकते हो। ये ट्रैफिक मूवमेंट है, ट्रैफिक डायरेक्शन ये होने वाली है। तो ये आपके पास विड्थ ऐसे है, हाइट आपकी रहने वाली है 600 ही, जो हमने ऑलरेडी ट्रांसफर रेस्टर में भी रखी है। और ये प्लान डायमेंशंस रहने वाली है। तो आपके पास वॉल्यूम जब आप कंप्यूट करोगे लॉन्गिट्यूडनल रेस्टर का, तो 800/600/600 से वॉल्यूम आ जाएगा, और फिर यूनिट वेट से मल्टीप्लाई करके इसका भी वेट आ जाएगा। तो अब फाइनल चीज ये हो गई है कि लॉन्गिट्यूडनल सिस्मिक रेस्टर का साइज हम लिखेंगे स्प्रेडशीट में। स्प्रेडशीट में मैं वापस से जाता हूँ, और शायद यहाँ पे मैंने आपके सामने अभी चेंज करना है इसको। 600 हाइट है, इसको हाइट लिख देते हैं। ये आप लिख सकते हो विड्थ, और ये आप लिख सकते हो प्लान की दूसरी डायमेंशन। या इसको आप प्लान एरिया लिख दो, दोनों को ही। तो प्लान में लॉन्गिट्यूडनल अरेस्टर एक डायरेक्शन में है 800, एक डायरेक्शन में है 600। ट्रांसफर अरेस्टर 800 800, और हाइट दोनों की 600 रहने वाली है। तो ये हमने अभी कंप्यूट कर लिया है, और इसी के बेसिस पे हम नेक्स्ट सेशन में अब कंप्यूट करेंगे टोटल वर्टिकल फोर्सेस ड्यू टू डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स। पहले हम सुपर स्ट्रक्चर पे आएंगे। सुपर स्ट्रक्चर की वजह से जितने भी डेड लोड्स आ रहे हैं, यूनिट वेट इनटू डेंसिटी, सॉरी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम या यूनिट वेट इनटू वॉल्यूम, वही अप्रोच लगा के उससे सारे फोर्सेस कंप्यूट करेंगे, और देखेंगे कि क्या क्या फोर्सेस किस किस लेवल पे आ रहे हैं। अगर हमें स्टेम डिजाइन करनी है तो क्या टोटल वर्टिकल फोर्स बनेगा, अगर हमें फुटिंग डिजाइन करनी है तो क्या वर्टिकल फोर्स बनेगा। और ये मैंने एक ऑलरेडी एक टेबल पेस्ट किया हुआ है जो अभी खाली है, बिल्कुल ब्लैंक है, इसे हम फिल करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो अभी तक जो भी आपने डिस्कशन सुनी है या जितने भी सेशंस अटेंड किए हैं, उसमें हमने एक प्रीलिमिनरी डायमेंशनिंग को फोकस किया है कि हम लेटस से ये डायमेंशन चूज करके आगे बढ़ना चाहते हैं, और अगर ये डायमेंशंस विद टाइम डिजाइन में फेल होंगी तो हम इन्हें रिवाइज करें। बट प्रीलिमिनरी आपको कुछ डायमेंशंस चूज करने ही पड़ते हैं, और वो प्रोसेस अभी तक हमने किया है। तो नेक्स्ट सेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, जिसमें एक्चुअल वैल्यूज और नंबर्स आपके सामने दिखना शुरू हो जाएंगे। फोर्स और वैल्यूज, वर्टिकल डेड लोड, ये सारे कैसे हम निकालेंगे। उसके बाद ही आप फुटिंग डिजाइन कर पाओगे या बटमेंट की स्टेम डिजाइन कर पाओगे। और फिर हम धीरे धीरे जब डेड लोड्स निकाल लेंगे, फिर उसके भी नेक्स्ट सेशन में लाइव लोड्स पे फोकस करेंगे। लाइव लोड की वजह से कैसे रिएक्शंस लेने चाहिए, वहां पे स्टैट का कैसे हम यूज कर सकते हैं। बिल्कुल एक लाइन मॉडल बनाएंगे, और आप देखोगे कि सब स्ट्रक्चर डिजाइन करने के लिए ग्रिलेज बनाना जरूरी नहीं है, खासकर एक वॉल टाइप सबस्ट्रक्चर के लिए। तो इस नोशन में भी काफी टाइम पे हम स्टक रहते हैं अपने डिजाइन फर्म्स में कि यार ग्रिलेज तो बना नहीं है, तो मैं लाइव लोड की रिएक्शंस या वर्टिकल फोर्सेस सुपरस्ट्रक्चर के कैसे लूँ। तो वो हम टोटली हटा देंगे, आप बिना ग्रिलेज के भी सबस्ट्रक्चर का एनालिसिस और डिजाइन इजीली कर सकते हो। सो वी विल सी इट इन अपकमिंग सेशंस। आई थिंक दिस इज ऑल इन दिस सेशन फ्रॉम माय साइड. So I am closing this session for the time being, and I hope to see you all in the next session where we will compute actual dead load calculation due to all the components that we have discussed. So that's it. See you again in the next session.